हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगी आप लोगों से। अभी अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपका सेकंड चैप्टर का जो सिलेबस है वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। सेकंड चैप्टर का नाम है व्याधि विज्ञान। व्याधि विज्ञान के अंदर इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसमें से आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। 8 से लेके 11 नंबर ये जो टॉपिक हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर 5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। इन 4 में से हो सकता है आपको 3 टॉपिक में से क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है 2 में से मिल जाए या 1 में से, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 110% होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये लास्ट वाले। और ये वाले इतने ऐसे हैं कि बस सिलेबस के लिए आपको एक बार देखना तो पड़ेगा ही एग्ज़ाम के लिए। बाकी यहाँ से जो ऊपर वाले टॉपिक हैं इनसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन 8, 9, 10th और 11 ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे जो टॉपिक आएगा आप लोग पढ़ते रहिएगा साथ में। तो अपन अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, वो है व्याधि। अब हम पैथोलॉजी, रोग निदान ये पढ़ते हैं, लेकिन रोग या व्याधि होता क्या है? अगर कोई हमसे पूछ ले कि आप हमें सिंपल सी लैंग्वेज में समझाइए कि व्याधि क्या है, कोई भी पूछ ले, जो पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कोई भी, जिसको हम हर किसी को समझा सके कि व्याधि क्या होती है, रोग क्या होता है, जिसको हर कोई समझ सके, मूर्ख विद्वान हर कोई व्यक्ति जान सके, तो हमें ऐसी सी लैंग्वेज में व्याधि को डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है। फिर उसके लिए सबसे पहले क्या है, अब जैसे हम सेकंड के अंदर सभी रोगों की बात करेंगे, व्याधि की बात करेंगे, तो वो व्याधि क्या है? तो व्याधि की उत्पत्ति। अब व्याधि की उत्पत्ति कह लो इसे या परिभाषा, एक ही है ये। अब व्याधि कोई भी व्यक्ति है, जैसे किसी को हेडेक हो रहा है या किसी को पेट दर्द हो रहा है, तो वो क्या बोलता है? मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, यानी कि ऐसा कुछ हो रहा है बॉडी के अंदर जिससे क्या है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको परेशानी हो रही है, वो व्यक्ति दुखी हो रहा है। तो वो सभी सारी चीजें क्या है? व्याधि है उसके लिए। जैसे कि जो देह या मन में रुझा, यानी कि पेन उत्पन्न करे। अब मन में तो आप लोग बोलो कि मन में पेन कैसे होता है, लेकिन जब व्यक्ति टेंशन में होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और जो सारे मानसिक विकार होते हैं, किसी भी चीज से अगर वो दुखी है तो वो क्या हो गया? उसके मन में रुझा, यानी कि उसका मन सुखी नहीं है। इसे बोलते हैं हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर वो व्यक्ति खुश नहीं है, अंदर ही अंदर वो दुखी है, दूसरों को दिखाने के लिए खुश हो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी है, तो क्या है? उसके मन में रुझा है। अगर कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, पेट दुख रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब भी क्या है? वो भी देह की रुझा है, उसको भी क्या बोलेंगे हम? व्याधि बोलेंगे। तो जो देह या मन में रुझा या व्यथा उत्पन्न करे वही क्या है? व्याधि। अब ये हर किसी को समझ में आने वाली लाइन है। हर कोई समझ सकता है कि मन दुखी है या शरीर दुखी है, किस रीजन से दुखी है, वो क्या हो गया? व्याधि हो गई। अब आप सभी लोगों को पता होगा षड धात्वात्मक पुरुष, षड धातुज पुरुष, आपने एना के अंदर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। षड धातुज पुरुष को ही क्या बोलते हैं हम? चिकित्सकीय पुरुष। आप सभी को पता होगा षड धातुज पुरुष को ही चिकित्सकीय पुरुष बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चिकित्सा किसकी की जाती है? षड धातुज की। अब चिकित्सा की जाती है और हम यहाँ पे रोग पढ़ रहे हैं, और चिकित्सा किसकी होती है? रोग की। इसीलिए यहाँ पे इस पुरुष का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो पंच महाभूत और आत्मा, इन दोनों से मिलके जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम? षड धातुज पुरुष। और हर किसी की जो भी पुरुष है, व्यक्ति है, जो दिखाई देने वाला ऑब्जेक्ट है, जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि सजीव है, वो इन चीजों से मिलके तो बना ही होगा। यानी कि आत्मा हर किसी के अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर पंच महाभूत है, हर किसी के अंदर है। तो हम क्या हैं? पुरुष हैं। हम क्या हैं? व्यक्ति हैं। और अगर हम रोगी हुए तो चिकित्सा भी किसकी होगी? हमारी ही होगी। तो इसको क्या बोल दिया? पुरुष बोल दिया। अब आगे व्याधि को इससे कैसे डिफाइन किया है वो देखिएगा आप। यदि इन सभी में किसी भी कारण से विकार या दुख का संयोग हुआ तो क्या है? व्याधि। यानी कि किसी भी रीजन से, चाहे वो मन दुखी हो गया है, वो चाहे वो शरीर दुखी हुआ हो, लेकिन किसके अंदर? पुरुष के अंदर, तो क्या बोल दिया? उसको व्याधि बोला है। वापस से एक बार पढ़ती हूँ इसी लाइन को। इन सभी में, किसमें? पुरुष में।
यानी कि पंचमहाभूत और आत्मा से मिलके जो बना हुआ है पुरुष, उसके अंदर अगर किसी भी रीजन से कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है या वो दुखी हो रहा है, दुख का संयोग यानी कि दुखी करने वाला। अब ऐसे कोई चीज से ऐसे नॉर्मली दुखी होना व्याधि नहीं है। कोई कहीं जा रहा है, उसकी ट्रेन छूट गई, वो दुखी हो गया, तो वो व्याधि थोड़ी है। दुख मतलब जो उसके शरीर को पीड़ा पहुंच रही है, जिससे वो फिजिकली और मेंटली परेशान हो रहा है, वो अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? व्याधि बोलेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन में व्याधि की परिभाषा, आप ये छोटी सी लाइन याद कर सकते हो एग्जाम में लिखने के लिए, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो तत्र दुख संयोग व्याधि उच्यते, यानी कि पुरुष जब दुखों से संयुक्त, तो आपने ऐसा कोई भी व्यक्ति देखा है जो बीमार हो और बीमार होके खुश हुआ हो? कोई भी नहीं होता। इतने लोग बीमार होते हैं हॉस्पिटल में, इतने पेशेंट आते हैं, हर कोई दुखी होता है, हर कोई आके बोलता है मैं ये ऐसे बीमार हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है। तो दुखों से संयुक्त अगर वो उसको व्याधि है तो वो दुखी 100% होगा। इसीलिए दुख वर्ड को यहाँ पे इतनी अहमियत दी गई है, क्योंकि व्याधि है तभी व्यक्ति, दुखी होने के कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन व्याधि होगी, उसको रोग होगा तो वो दुखी होगा ही होगा। तो जब पुरुष दुखों से संयुक्त होता है तो क्या बोल दिया उसे? व्याधि बोल दी। अब दुख की भी बात वही जो शरीर और मन से रिलेटेड हो, उसको ही क्या बोलेंगे हम? व्याधि बोलेंगे। किसी भी व्याधि की उत्पत्ति का मुख्य कारण, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लास अच्छे से सुनी होगी, तो वहां स्रोतो दूसरी और ख वैगुण्य की बात हुई थी। तो ख वैगुण्य में आपको क्या बोला गया था कि रोग के लक्षण व्यक्त नहीं होते हैं। रोग के लक्षण व्यक्त किस में होते हैं? स्रोतो दृष्टि में। और वो लक्षण व्यक्त होने का मेन कारण क्या था? क्योंकि दोषों ने दूष्य को जाके दूषित किया था। दोष दूष्य सम्मूर्छना किसके अंदर हुई थी? स्रोतो दृष्टि के अंदर। तो किसी भी व्याधि की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? दोष दूष्य सम्मूर्छना। और इससे भी पहले अगर हम बोलें तो कोई व्यक्ति है जिसके वात पित्त और कफ तीनों अगर सम अवस्था में है तो वो रोगी नहीं हो सकता, वो निरोगी होगा। अगर तीनों में से कोई भी दोष दूषित हुआ तो क्या होगा? उसको रोग होगा। तो मुख्य कारण दोष दूष्य समूर्छना भी हो सकती है, या केवल हम ये भी बोल सकते हैं कि दोष प्रकोप भी हो सकता है। ये आगे जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ये डिटेल में बात करेंगे अपन इस लाइन के बारे में। दोष दूषियों के साथ संयुक्त होकर ज्वरादि व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। जब दोष दूष्य समूर्छना होती है, तभी कल भी बताया था आप लोगों को, जब दोष दूष्य की समूर्छना होगी तो क्या होगा? लक्षण व्यक्त होंगे, और लक्षण व्यक्त हो रहा है यानी कि कोई ना कोई व्याधि है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बोल दिया कि अगर ऐसे जो दोष हैं जो दूषियों को दूषित कर रहे हैं, तो हो सकता है ज्वर, और उसके अलावा भी बहुत सारी, अतिसार है, कुष्ठ है, गुल्म है, प्रमेह है, कोई भी व्याधि उत्पन्न कर सकता है। लेकिन करेगा कब? जब वो दोष है दूषियों को जाके दूषित करेंगे। फिर हम इसके पर्याय की बात करते हैं। तो इसके पर्याय में आपको एक चीज याद रखनी है कि देखो यहाँ पे जो ज्वर दिखाई दे रहा है, ज्वर का पर्याय, ज्वर व्याधि का पर्याय है, और ज्वर भी ज्वर का पर्याय है। तो आपको याद रखना है ये चीज, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्वर किस किस का पर्याय है। तो वहां पे केवल हम ज्वर ही लगा देते हैं, लेकिन ज्वर यक्ष्मा राजक्षमा भी पढ़ेंगे तो राजक्षमा का पर्याय भी ज्वर है। तो यक्ष्मा और ज्वर ये दोनों आपको याद रखने हैं। यक्ष्मा ज्वर स्वयं की व्याधियों के लिए तो नाम बताई ही जाते हैं, लेकिन ये सभी व्याधियों के पर्याय के रूप में भी यूज होते हैं, यक्ष्मा और ज्वर। बाकी तो सब नॉर्मल नेम है, व्याधि, आमय, गद और आतंक। यानी कि जो शरीर को जाके दुखी करे वो सभी क्या है? व्याधियां हैं। आपको यक्ष्मा और ज्वर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यक्ष्मा ज्वर किसके पर्याय हैं? व्याधि के पर्याय हैं। और यक्ष्मा ज्वर जो जो यक्ष्मा है वो ज्वर का भी पर्याय है, नहीं सॉरी, यक्ष्मा ज्वर व्याधि के पर्याय है। बस आपको यही बात याद रखनी है। फिर जैसे जैसे जो चैप्टर आएगा उसमें आपको पर्याय बता दिए जाएंगे। व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा और ज्वर। अब इसके भेद आते हैं कि कितने भेद से व्याधि को कितने टाइप का माना गया है। तो सबसे पहले और कॉमन, यानी कि कोई भी व्याधि हो उसमें रुजा तो होगी ही होगी। रुजा बोले तो पेनफुल तो वो होगी ही होगी, जो दुख उत्पन्न करे। यानी कि एक भेद से, अगर केवल एक ही भेद बोला जाए
व्याधि का केवल अगर हम एक ही भेद बोलते हैं तो वो क्या है, दुख सामान्य, यानी कि जितनी भी व्याधियां होती हैं वो उन एक एक टाइप तो उनमें कॉमन होगा ही होगा, क्या, दुखी होना। तो सभी प्रकार की व्याधियों में दुख तो सामान्य रूप से मिलता है। जिस किसी का भी माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जिस किसी का भी अनम्यूट है वो चेक कर लीजिएगा। एक भेद से दुख सामान्य, यानी कि जो सभी कोई भी डिजीज ले लीजिए आप कहीं से भी पूरी बॉडी की, उसमें पेनफुल तो होगी होगी, यानी कि व्यक्ति को दुखी करने वाली तो होगी होगी। तो दुख सामान्य से व्याधि एक भेद की होती है। उसके बाद देखिएगा दो भेद से। अब व्याधि के दो भेद हम इतने टाइप से कर सकते हैं, यहाँ 1 से लेके 5 तक आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये दो भेद से व्याधि के अलग अलग टाइप से भेद किए गए हैं। जैसे कि प्रभाव। अब प्रभाव में क्या माना गया है कि व्याधि साध्य है या असाध्य है। साध्य और असाध्य भेद से व्याधि दो प्रकार की होती है। बल, तो इसके लिए आपको ये, अब यहाँ पे जो ये एक पेज है, यहाँ से आपका चरक विमान का एक चैप्टर का एक पेज क्लियर होता है, तो ये भी ध्यान से देखिएगा। ये चरक विमान से उठाया हुआ है, जो भी आपके सेकेंड ईयर में आएगा वहां भी वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान से सुनिएगा इसको। तो प्रभाव भेद से व्याधि दो प्रकार की, साध्य और असाध्य। साध्य मतलब जो चिकित्सा साध्य है, और असाध्य जो चिकित्सा साध्य नहीं है, यानी कि चिकित्सा कर रहे हैं फिर भी वो ठीक नहीं हो रही, वो क्या हो गई, असाध्य। तो ये बॉडी का सॉरी ये डिजीज का क्या है, प्रभाव है। तो प्रभाव भेद से दो प्रकार की हो गई, कौन कौन सी, साध्य और असाध्य। फिर बात करते हैं बल भेद से। बल भेद से मृदु और दारुण, यानी कि कोई व्याधि तो सौम्य स्वभाव की है, यानी कि ज्यादा उसमें लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे या उपद्रव उत्पन्न नहीं हो रहे, तो कैसी होगी, मृदु। और दारुण कैसी होगी, जो भयंकर हो, यानी कि ज्यादा ही पेनफुल हो, ज्यादा उसमें लक्षण उत्पन्न हो, या ज्यादा उसके अंदर उपद्रव आए, उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशन आए, तो कैसा होगा वो, दारुण। तो प्रभाव भेद से हो गए दो, साध्य और असाध्य। बल भेद से हुआ मृदु और दारुण। नेक्स्ट बात करते हैं अधिष्ठान। अब अधिष्ठान, कितने अधिष्ठान बताए हैं, दो, शरीर और मन। शरीर और मन व्याधि के दो अधिष्ठान है, यहीं पर व्याधि होगी। पूरी बॉडी में दो ही जगह व्याधि हो सकती है, या तो शारीरिक हो सकती है या फिर मानसिक हो सकती है। तो अधिष्ठान वेद से, यानी कि जो मन को दूषित करे, जो मन को दूषित करे वो क्या हो गया, मानसिक व्याधि, और जो शरीर को दूषित करे वो शारीरिक व्याधि। तो मनोअधिष्ठान में देखिएगा कि रज व तम मानसिक दोष की दुष्टि होने से मानसिक रोग कहलाते हैं, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है रज और तम मानसिक दोष हैं, और सत्व क्या है, मन का गुण। तो रज के कारण अगर रज और तम दूषित हुए हैं, विकृत हुए हैं, तो मानसिक रोग उत्पन्न होंगे, और अगर वात पित्त कफ दूषित हुए हैं तो शारीरिक दोष उत्पन्न होंगे। तो लेकिन ये भी होता है, ये कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को मानसिक दोष हुआ, तो मानसिक दोष होने के बाद अगर वो लंबे टाइम तक चल गया, लंबे टाइम तक अगर उसको मानसिक विकार रहता है, तो बाद में वो उसके शारीरिक दोषों को भी दूषित करेंगे। या फिर अगर कोई व्यक्ति को लंबे टाइम तक शारीरिक दोष उसके दूषित रहते हैं और शारीरिक विकार कोई रहता है, तो बहुत टाइम बाद जाके उसको कहीं ना कहीं मानसिक विकार भी हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वात पित्त कफ दूषित हुए हैं और लंबे टाइम तक वो दूषित रहे, तो वो रजतम को भी दूषित करेंगे, यानी कि रजतम को भी कुपित कर देंगे। और अगर डिजीज की स्टार्टिंग रज और तम किसी मानसिक विकार के कारण हुई है, तो एक टाइम बाद वो शारीरिक दोषों को दूषित करेंगे। तो ये वाइस वर्सा चलता है, यानी कि अगर मानसिक रोग हुआ है तो शारीरिक रोग भी होगा, और शारीरिक हुआ है तो मानसिक भी होगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे टीबी वाला पेशेंट देख लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस वाला, तो टीबी बहुत जल्दी तो ठीक होती नहीं है, क्रॉनिक डिजीज है, लंबे टाइम तक चलती है। या कैंसर देख लीजिए, तो इसमें क्या है, दोष पहले शारीरिक होंगे, लेकिन वो उसके मन पर भी इफेक्ट डालते हैं। क्या होता है, पर्सन दुखी होने लग जाता है, डिप्रेशन में जाता है कि मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो तभी तो बोलते हैं कि अगर कैंसर वाला पेशेंट है, अगर उसका मानसिक सत्व प्रबल है, तो एक बार को तो कैंसर भी क्योर हो सकता है। लेकिन अगर वो एक ये सोच के बैठ गया
कि मुझे तो कैंसर है, मैं तो मरूंगा, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। तो मन का बहुत बड़ा प्रभाव है अपने शरीर पर। फिर उसके बाद निमित्त भेद से मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, या फिर सुबह डाउट में बताया था कि निज और आगंतुज दो प्रकार से भी व्याधि होती है। निज मतलब जिसमें शारीरिक दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो, और आगंतुज का मतलब कि पहले दोष दूषित नहीं हुए, बाहरी कारणों से रोग उत्पन्न हुआ है। जैसे कि कोई पर्सन है, वो जा रहा है, बाइक से जा रहा है, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि उसके अंदर वात पित्त कफ दूषित थे इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, उसका एक्सीडेंट बाहरी कारणों से हुआ है। तो उसको अभी जो रोग हुआ है, उसको जो इंजरी हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? आगंतुज। अगर मान लो उसको इंजरी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब एक तो है कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, एक उसका एक्सीडेंट बड़ा हुआ है, तो वो जो आगंतुज रोग है या जो भी आगंतुज कारण है, वो उसकी बॉडी में उपस्थित वात पित्त कफ को भी दूषित करेंगे। कैसे? कि आगंतुज है, चोट लगी है, ब्लड निकलेगा। अभिघात में क्या है? ब्लड निकलेगा, रक्त निकलेगा। और रक्त जब भी निकलेगा यानी कि रक्त का क्षय होगा, और क्षय से आपको समझ जाना है क्या होगा? वात का प्रकोप होगा। तो पहले कारण क्या था उसके रोग का? आगंतुज। बाद में कारण क्या बना? निज। तो आगंतुज में जैसे अभी शरीर और मन के लिए बात हुई थी, ऐसे ही इसमें है कि अगर आगंतुज रोग हुआ है तो एक टाइम बाद, अगर रोग उसका बहुत ज्यादा है तो एक टाइम बाद उसको क्या होगा? शारीरिक दोष भी दूषित होंगे। तो निमित्त भेद से व्याधि दो प्रकार की होगी। स्वधातु वैषम्य को आप निज भी बोल सकते हो, निज और आगंतुज, या फिर स्वधातु वैषम्य। स्वधातु वैषम्य मतलब खुद के शरीर के अंदर ही। अब धातु से यहाँ पे दोष भी ले सकते हो और धातु भी ले सकते हो। स्वधातु वैषम्य यानी कि पहले दोष दूषित होंगे, वो जाके धातुओं को दूषित करेंगे। और धातुओं में विषमता ही क्या है? जब रोग की परिभाषा पढ़ते हैं, आगे आएगी अगले चैप्टर में, धातुओं में ही विषमता क्या है? रोग है। तो मिथ्या आहार व्यय, अब खुद के शरीर के अंदर जो दोष हैं, वात पित्त कफ, उनको दूषित करने के लिए निदान का होना जरूरी है, क्योंकि बिना निदान के सेवन के कोई दोष दूषित नहीं होगा। तो मिथ्या आहार व्यय यानी कि निदान के सेवन से दोष दुष्ट होंगे और रोग उत्पन्न करेंगे। और आगंतुज में आघात यानी कि चोट लगी आदि बाह्य हेतु के कारण रोग उत्पन्न होगा। लेकिन जो आगंतुज रोग होगा और वो क्रॉनिक हुआ तो वो शारीरिक दोषों को दूषित करके निज रोग में कन्वर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद आशय भेद से व्याधि दो प्रकार की, यानी कि जो आमाशय से उत्पन्न हो और जो पक्वाशय से उत्पन्न हो। ऐसे दो स्थान बता दिए कि अगर कोई व्याधि जो आमाशय से उत्पन्न हो रही है उसको आमाशय समुत्थ बोल दिया, और जो पक्वाशय से उत्पन्न हो रही है वो पक्वाशय समुत्थ। अब ये आपको बहुत इजीली समझ आते हैं। क्यों? क्योंकि आमाशय स्थान किसका है? कफ का और पित्त का। जैसे कि अपन बात करते हैं, आमाशय के अपर पार्ट में क्या होगा? क्लेदक कफ, और लोअर पार्ट में पाचक पित्त। तो कफ और पित्त की व्याधियों को अपन आमाशय समुत्थ बोल सकते हैं। और पक्वाशय किसका स्थान है? वात का। तो जो भी वातज व्याधियां होंगी वो कैसी होंगी? पक्वाशय समुत्थ होंगी। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। आमाशय के ऊर्ध्व यानी कि कफ वाला पार्ट, अधो यानी कि पित्त वाला पार्ट। तो आमाशय के ऊर्ध्व तथा अधो भाग को आश्रय बनाकर कफ और पित्तज रोग उत्पन्न होते हैं। आपको क्लियर होगा, ऊर्ध्व वाले से कफज होंगे, अधो वाले से पित्तज होंगे। और पक्वाशय समुत्थ यानी कि पक्वाशय को, अब पक्वाशय में स्थान किसका? वात का। तो पक्वाशय को आश्रय बनाकर कौन से विकार उत्पन्न होंगे? वातज। यानी कि जो भी वातज विकार होंगे वो पक्वाशय, क्योंकि पक्वाशय ही वायु का क्या है? मेन स्थान है। इसलिए सारी वातज व्याधियां की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? पक्वाशय से होगी। ये आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका ये पहला टॉपिक था। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, व्याधि के घटक। अब व्याधि घटक यानी कि उत्पन्न करने वाले कारक। व्याधि को उत्पन्न कर कौन रहा है? तो आयुर्वेद में तो सभी चीजें वात पित्त कफ पे टिकी हुई हैं। तो वात पित्त कफ ही क्या है? व्याधि के घटक होंगे। यानी कि व्याधि को उत्पन्न करने का कारण, किस कारण से व्याधि उत्पन्न हुई। तो जो भी विकार है आयुर्वेद में, बिना वात पित्त कफ के कोई भी विकार नहीं होगा। तो रोग की उत्पत्ति में
रोग की उत्पत्ति में अनेक प्रकार के घटक उत्तरदायी होते हैं। उनमें से वात, पित्त, कफ तीनों दोष किसी भी रोग के सन्निकृष्ट कारण होते हैं। सन्निकृष्ट यानी कि कोई भी रोग हो रहा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मॉडर्न को ना लाइएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कोई भी व्याधि हो रही है तो वहां पर सन्निकृष्ट कारण यानी कि सबसे पहला कारण क्या होगा व्याधि की उत्पत्ति का। जैसे अभी दोष दूष्य समूर्छना की बात कर रही थी मैं, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि दोष दूष्य समूर्छना होगी, ये एक कारण तो है ही, लेकिन सबसे पहला कारण क्या बनेगा, दोष का प्रकोप, क्योंकि जब दोष प्रकोपित होंगे तभी दोष दूष्य समूर्छना हो सकती है। बिना दोष के प्रकोप के दोष दूष्य समूर्छना नहीं हो सकती है। तो सन्निकृष्ट कारण, इनिशिएटिव कौन हुआ, पहला इनडायरेक्ट कारण, इनिशिएटिव सबसे पहले उत्पन्न करने वाला कारण कौन हुआ, वात, पित्त, कफ। इसीलिए दोष का कार्य ही क्या है, अब जब दोष कुपित हुए हैं, अब दोष समावस्था में है तो रोग उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन अगर दोष प्रकोपित है तो दोष का कार्य क्या है, रोग उत्पन्न करना। और इसी कारण से अब इस शब्द पे आप थोड़ा फोकस कीजिएगा कि इसी कारण रोग व दोष का कार्य कारण भाव है, यानी कि बिना दोष के कुपित हुए रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। तो वही क्या हुआ, कार्य कारण भाव संबंध। ये आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान के अंदर ये संबंध पढ़े होंगे, समवायी संबंध, असमवायी संबंध, ये नेक्स्ट पेज पर यही आने वाले हैं, तो वहां बात करते हैं इसकी डिटेल में। तो अभी आपको याद रखना है कि दोष व रोग का कार्य कारण भाव संबंध होता है, यानी कि जब तक दोष कुपित नहीं होंगे तब तक रोग उत्पन्न नहीं होगा, और अगर रोग उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि दोष उसके कुपित होंगे ही होंगे। यही संबंध क्या हुआ, कार्य कारण भाव, यानी कि बिना इसके इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। अगले पेज पर समवायी और असमवायी संबंध आएंगे, वहां अपन इसकी बात करेंगे। फिर देखिएगा रोग उत्पत्ति में दोष की महत्ता। अब हम ये तो बोल रहे हैं कि दोष कुपित हुए हैं तो रोग उत्पन्न होंगे, लेकिन कैसे होंगे वो यहाँ बताया गया है। जैसे कि रोगस्तु, ये डेफिनेशन आपने बहुत बार सुनी होगी, रोगस्तु दोष वैषम्यम, यानी कि दोष की विषमता है तो क्या है, रोग है। और दोष साम्य आरोग्यता, और अगर दोष साम्य है, वात पित्त कफ साम्य अवस्था में है तो क्या होगा, आरोग्य, वो व्यक्ति रोगी नहीं होगा, आरोग्य यानी कि स्वस्थ होगा। तो दोष की विषमता से ही रोग उत्पन्न होते हैं। ये बात तो अब तक आपको एकदम समझ आई गई होगी कि दोष विषम है, दोष कुपित है तो ही क्या होगा, रोग उत्पन्न होगा। और दोष अपनी साम्यावस्था में है तो व्यक्ति कैसा होगा, आरोगी यानी कि स्वस्थ होगा। क्या बोलते हैं हम, जो सम प्रकृति वाला पुरुष होता है, वात पित्त कफ जिसके तीनों समान मात्रा में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो रोग का कारण अब उत्पन्न करने के लिए, अब हम बोल रहे हैं कि दोष कुपित हुए, लेकिन दोष ऐसे ही थोड़ी कुपित हो जाएगा, मैंने बोल दिया दोष कुपित हो गया, नहीं, उसके लिए कुछ कारण भी तो होना जरूरी है। दोष को प्रकोपित होने का कारण क्या है, तो दोष के प्रकोपित होने का कारण हमेशा कौन होता है, निदान, यानी कि बिना निदान के दोष कुपित नहीं होंगे। तो निदान का और दोष प्रकोप का भी क्या होगा, कार्य कारण भाव संबंध होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब तक निदान सेवन करोगे तभी दोष प्रकोप होंगे, बिना निदान सेवन के दोष प्रकोपित नहीं होंगे। तो रोग का कारण क्या है, अहितकर आहार विहार का सेवन। यहाँ से आपके ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, 2 नंबर में कभी पूछ सकते हैं, बाकी बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा यहाँ से। फिर बात करते हैं व्याधि ज्ञान। अब हमें व्याधि के ज्ञान, हमें कोई भी डिजीज के बारे में पता है, जैसे मान लो राजक्षमा के बारे में पता है, तो राजक्षमा के बारे में पता है तो हमें ये भी पता होगा कि उसमें दोष कौन से प्रकोपित होंगे, वो कौन सी धातुओं को या कौन से स्रोतस को जाके विकृत करेगा, और राजक्षमा में कौन से प्रकार के मल की वृद्धि होगी, कौन से मलों का क्षय होगा। ये अगर हमें एक डिजीज पता है, कोई भी डिजीज XYZ, तुम कोई भी मान लो, गुल्म प्रमेय कुछ भी मान लो, अगर हमें उसका ज्ञान है तो हमें उनके दोष धातु मलों की विषम स्थिति, क्योंकि रोग हैं तो दोष धातु मल सम स्थिति में तो हो नहीं सकते, हमेशा उनकी स्थिति कैसी रहेगी, विषम ही रहेगी, क्योंकि ये विषम हुए हैं तभी तो रोग उत्पन्न हुआ है।
तो व्याधि का ज्ञान है तो हमें इनका भी ज्ञान होगा। इनकी भी कौन सी स्थिति का? विषम स्थिति का। सम स्थिति होती तो व्यक्ति स्वस्थ होता, लेकिन दोष धातु मल विषम है, इसीलिए व्याधि उत्पन्न हुई है। तो व्याधि ज्ञान का अभिप्राय दोष धातु व मलों की विषम स्थिति का ज्ञान। तो क्या हो गया, अगर ये हमें पता है तो हमें क्या पता है उस व्याधि के बारे में। या मैं उल्टा बोलूं कि हमें दोष धातु मल की विषम स्थिति का ज्ञान है, तो जिस रोग में दोष धातु मल की जो स्थिति जिस आधार पर विषम बताई गई है, उस आधार पर ही उस रोग का नामकरण कर दिया। और हम उन विषम दोष धातु मलों को सम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? चिकित्सा। चिकित्सा का चिकित्सा कर्म के अंदर क्या बताया जाता है? जो दोष हैं, जो दोष प्रकोपित है, उनको साम्यावस्था में लाना। आपने सुना होगा, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, यानी कि जो बढ़े हुए हैं उनको तो कम कर दो और जो कम है उनको बढ़ा दो। वही क्या है? चिकित्सा। सामान्य और विशेष के सिद्धांत पर भी हम चिकित्सा करते हैं। तो कहने का मतलब है विषम। अब विषम धातुएं दोनों ही हो सकती हैं, या तो धातु कम हो सकती है या धातु बढ़ी हुई। विकृत या तो प्रकुपित हो सकते हैं दोष, या दोष क्षय भी हो सकता है। तो हम उनको सम कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? चिकित्सा। तो किसी भी व्याधि के ज्ञान के लिए दोष धातु मल की विषम स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, और हमको इनकी अगर विषम स्थिति पता है तो हम उसकी चिकित्सा भी आसानी से कर सकते हैं। अब एक चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो अपनी टेक्स्ट बुक है, चरक संहिता बात करूं, अष्टांग हृदय है, माधव निदान है, योग रत्नाकर है, सारंगधर है, सुश्रुत संहिता, भेल संहिता, बहुत सारी संहिता हैं। ये संहिताएं बहुत पहले लिखी गई हैं। ठीक है, ये बात तो सभी लोगों को पता है कि बहुत टाइम पहले लिखी गई हैं। अब इतने टाइम पहले लिखी गई, तो जब तो इतना पोल्यूशन भी नहीं था, ना इतने सारे निदान थे, कुछ भी नहीं था, तो व्याधि भी फिक्स निदान से फिक्स व्याधि होती थी। समझना इस बात को। और अब क्या है? अब लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, निदान चेंज हो गए, तो व्याधि भी चेंज हो गई। तो जो पहले लिखा हुआ जो व्याधि है वो तो अब होगी ही होगी, लेकिन आजकल जो नई नई डिजीज अपन को सुनने को मिलती है वो अपने पहले नहीं लिखी गई, पहले अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं नहीं है। जैसे कोरोना है, बहुत सारी और कई सारी बीमारियां, सेरेब्रल पाल्सी है, अपने टेक्स्ट बुक में कहीं भी नहीं है, और ये आजकल होती हैं। क्यों? क्योंकि निदान चेंज हुआ, लाइफ स्टाइल चेंज हुई, तो ये व्याधियां होने लगी। तो अब आचार्यों ने क्या बोल दिया कि जरूरी नहीं है हर चिकित्सक को हर व्याधि का नाम पता हो। ये बात मैंने क्यों बोली है, अब लाइन सुनिएगा। कि हर किसी को, जैसे मुझे सारी व्याधियों का ज्ञान नहीं हो सकता कि इस व्याधि का ये नाम है, तो व्याधि अपरिसंख्य हैं। हम सभी सारी व्याधियों का ना तो नामकरण कर सकते हैं, ना ही जरूरी नहीं है कि हर चिकित्सक को उस व्याधि का नाम पता हो। तो सभी का नामकरण संभव नहीं है। अतः रोग के नाम का ज्ञान ना भी हो, कोई भी पेशेंट आता है, वो हमको आके अपने सारे सिम्टम बता देता है कि मुझे ऐसे होता है, ये होता है। तो हमें भले ही उस रोग का नाम नहीं पता, लेकिन हम उसके लक्षण से ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें इस दोष का प्रकोप है, इस दूष्य को जाके दूषित किया है, और इसके ये वाले मल विषम हुए हैं। तो हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जैसे कि पेशेंट आता है, पेशेंट आके हमको ऐसे लक्षण बताए जिससे हमें समझ में आ जाए कि उसकी अग्नि मांद्य है। ठीक है, तो अग्नि मांद्य से केवल एक ही आम दोष तो उत्पन्न होता नहीं है। अग्नि मांद्य बहुत सारी डिजीज का कारण है। गृहिणी हो गया, अतिसार हो गया, और क्या बोलते हैं, सारे जो अन्न व स्रोतस के जो विकार है, सारे ही मेनली अग्निमांद्य से होते हैं, अजीर्ण से होते हैं। इन केस उस डॉक्टर को उस डिजीज का नाम नहीं पता, लेकिन उसको पेशेंट के बताने के आधार से ये पता चल गया कि इसकी अग्निमांद्य है, उसके अंदर दोष दूष्य की विषमता का ज्ञान हो गया, तो क्या कर सकता है? वो साम्य अवस्था में ला सकता है। अब उसको कैसे भी रूट कॉज पकड़ में आ गया कि ये व्याधि इसकी अग्नि मांद्य से हो रही है, तो वो अग्नि को मांद्य करने के लिए चिकित्सा दे दे, तो उसका रोग स्वतः ही ठीक हो जाएगा। जैसे कि कहीं का भी पेन होता है, अगर हम वात की चिकित्सा करते हैं तो उस पेन में रिलीफ मिलता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी रोग हो, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, हमें पकड़ के किसको रखना है? दोष को और दूष्य को। अगर हम इनका सही सही पता लगा लेते हैं तो हम हर व्याधि की चिकित्सा अच्छे से कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं सभी प्रकार के निज रोग यानी कि वात पित्त कफ, जो भी रोग होंगे बॉडी के अंदर शरीर से रिलेटेड, वो वात पित्त कफ के बिना नहीं होंगे। अतः धातु व दोष की विषमता से उत्पन्न व्याधि शास्त्रों में वर्णित व्याधि के भेद व लक्षणों का अतिक्रमण करता है। अब ये पूरा पैराग्राफ एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको क्या है कि कोई भी व्याधि, ठीक है, जैसे कि शास्त्रों में कुछ और लिखा उसके बारे में, ठीक है, जैसे राजक्षमा की बात करते हैं या अपन गृहिणी की बात करें, कोई भी डिजीज आप एक बार नाम या नाम अपने मन में कोई भी सोच लीजिए। अब मैंने जैसे कि बोला आजकल निदान चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो मान लो जो शास्त्रों में निदान वर्णित हैं उसके अलावा और निदान के सेवन से वही व्याधि हुई जो शास्त्रों में वर्णित है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्याधि है उसके भेद और लक्षण चेंज हो सकते हैं, नाम वही रहेगा लेकिन लक्षण मान लो चेंज हो गए या भेद उसके चेंज हो गए, लेकिन वो व्याधि वात पित्त कफ के बिना नहीं होगी। अतिक्रमण करना यानी कि इनके बिना नहीं होना। एक बार वापस से इस पैराग्राफ को पढ़ती हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आए तो वापस बताइएगा। सभी प्रकार के निज रोग यानी कि जो भी शारीरिक रोग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, पहले भी बात हो चुकी है, वात पित्त कफ के बिना नहीं होंगे। अतः दोष धातु व दोष की विषमता से उत्पन्न व्याधि, सभी व्याधि किससे उत्पन्न होंगी? अगर धातु और दोष विषम है तो व्याधि उत्पन्न होगी। तो धातु व दोष की विषमता से उत्पन्न व्याधि शास्त्रों में वर्णित, जो शास्त्रों में बताया गया है उस व्याधि के बारे में, उसके भेद का यानी कि संख्या का और उसके लक्षणों का अतिक्रमण कर सकती है। क्योंकि आजकल सब चेंज हो गया, लाइफ स्टाइल, निदान, पॉल्यूशन हो रहा है इतना सारा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हम अपनी पैथी की बात करें तो वो व्याधि, जो भी व्याधि हो रही है वो वात पित्त कफ के बिना नहीं होगी। इन शॉर्ट इतनी बड़ी लाइनों का इतना ही मतलब है कि आयुर्वेद में ये माना गया है कि वात पित्त कफ के बिना कोई भी व्याधि नहीं हो सकती। हो सकता है उस व्याधि का होने का पैटर्न चेंज हो जाए, उसके लक्षण चेंज हो जाए, लेकिन उसमें दोष तो यही रहेंगे। इन दोष के अलावा और कोई चौथा कारण उसमें नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आप सभी लोग एक बार वापस ज्वाइन कीजिएगा।